देखिए लास्ट क्लास में मैंने कुछ गैसेस के टेस्ट बताए थे आपको। उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं और कुछ गैसेस के बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई भी रंग नहीं होता है। ऑर्डरलेस होती है, कोई भी स्मेल प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है। तीसरी बात बताई थी आपको कि ये लाइम वाटर टेस्ट प्रोड्यूस करती है। लाइम वाटर टेस्ट, या आप बोल सकते हैं बेराइटा वाटर टेस्ट। बेराइटा वाटर टेस्ट, ये टेस्ट जो है CO2 गैस प्रोड्यूस करती है। अब देखिए, लाइम वाटर टेस्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लाइम वाटर सबसे पहले क्या होता है, तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को के थ्रू हमने क्या किया, CO2 को पास किया, CO2 गैस को। ठीक है। तो जब CO2 को पास किया गया तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, और ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट। जब इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो लाइम वाटर जो है, जैसे ही CO2 पास करोगे वैसे ही लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो जो है एक दूध जैसा हो जाएगा। ठीक है। वो मिल्की क्यों होगा, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट बना आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, साथ में H2O बनता है। ये रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। अगर फर्दर आप CO2 को ऐड करते हो इस अगर आप फर्दर CO2 को ऐड करते हो इस मिल्की वाटर के अंदर, ठीक है, यानी कि CO2 एक्सेस में आपने डाल दिया इसमें, तो ये बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका सोल्यूबल होता है इन कैल्शियम कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। तो कुल मिला के पहले मिल्कीनेस अपीयर होगी और उसके बाद मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। ये आपका टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट। सेम तरह से बेराइटा वाटर टेस्ट होता है। बेराइटा वाटर टेस्ट के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेराइटा वाटर। ये है आपका बेराइटा वाटर। ठीक है बेटा। तो सेम टेस्ट प्रोड्यूस करता है आपका बेराइटा वाटर फॉर CO2 गैस। तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, इसको हमने लिखा भी था। जिसने नहीं लिखा है वो लिख सकता है आराम से। ठीक है। इसमें आप ये भी बात लिख लेंगे, when CO2 passed through lime water, it turns milky. If CO2 passed in excess, if CO2 passed in excess, the milkiness disappears. The milkiness disappears. ये आपका टेस्ट होता है। ठीक है। अब देखिए, सेम टेस्ट SO2 गैस भी प्रोड्यूस कर सकती है। हाँ बेटा, ग्रुप में नोट्स भी भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, दोनों चीजें होंगी। ठीक है। लेकिन साथ के साथ लिखते रहो, आपको चीजें याद रहेंगी। लिखना अच्छा होता है। तो देखिए, सबसे पहली गैस थी ये। ठीक है। इसी तरह का आपके पास जो है गैस होती है, सेकंड गैस SO2 गैस। ठीक है। अब SO2 जो है, सबसे पहली बात ये कलरलेस होती है। कलरलेस, रिपीट कर दें। ठीक है भाई, रिपीट कर देते हैं। देखिए CO2 जो है कलरलेस ऑडरलेस होती है, ये तो बात आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आप CO2 को एक्सहेल करते हो, ना तो उसकी कोई स्मेल होती है और ना ही कलर होता है। तीसरी बात है इसका टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट या ब्राइटा वाटर टेस्ट, ये दोनों सेम बातें हैं।
ठीक है। लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है ना। तो लाइम वाटर के अंदर अगर आप CO2 पास करोगे, मान लीजिए एक कंटेनर था, उसके अंदर आपने लाइम वाटर ले रखा था, लाइम वाटर, इसके अंदर आपने CO2 पास किया, ठीक है। मान लीजिए आपने एयर ब्लो कर दी, तो आप जो ब्लो करोगे उसके अंदर CO2 होती है, CO2 ब्लो करोगे तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है मिल्की वाइट हो जाएगा, ठीक है, मिल्की वाइट हो जाएगा। इस और ये मिल्की वाइट किसकी वजह से होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये होगा आपके कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। मिल्कीनेस एक बार अपीयर होगी, मिल्कीनेस अपीयर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मिल्कीनेस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से अपीयर होगी, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, PDF भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मिल्कीनेस अपीयर होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर CO2 को एक्सेस में पास करेंगे, एक्सेस का मतलब क्या है, फर्दर पास करेंगे, ठीक है। मिल्कीनेस अपीयर होने के बाद भी फूक मारते रहेंगे तो ये मिल्कीनेस कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बताया, और डिसअपियर होने की वजह क्या है, ये कंपाउंड बन जाता है, और ये कंपाउंड इनसोल्यूबल, सॉरी सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो इनसोल्यूबल कंपाउंड को आपने क्या किया, सोल्यूबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से आपका ये टेस्ट आ जाता है, ठीक है। इस टेस्ट को आपने याद रखना है, डायरेक्टली इस टेस्ट से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने शायद आपको असाइनमेंट दिया था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन भी डाला हुआ था, तो ये इसका आंसर हो सकता है डायरेक्टली। अब देखिए सेकंड गैस देखते हैं। सेकंड गैस आपकी SO2 गैस। SO2 कलरलेस होती है और इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। ये ऑर्डरलेस नहीं होती, इसकी स्मेल होती है, इसको हम बोलते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर, ठीक है। ये इसकी स्मेल होती है। तीसरी बात, ये जो टेस्ट है जो आपने पढ़ा था, लाइम वाटर टेस्ट एंड बेराइटा वाटर टेस्ट, ये दोनों SO2 देते हैं, लाइम वाटर टेस्ट और बेराइटा वाटर टेस्ट। ये आपके दोनों देता है सर ये ब्राइटा वो क्या है? बेराइटा वाटर का मतलब होता है बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस ओके सॉल्यूशन सर, ये हम बोलते हैं बेराइटा वाटर। हाँ बेटा बोलो। SO2 की क्वालिटी जो आप लिखो, कलरलेस, बर्निंग, सल्फर, ये क्या है इसकी? ये प्रॉपर्टी है बेटा एक तरह से, जैसे CO2 हमने देखा, CO2 भी कलरलेस होती है, आपको नहीं दिखती, उसी तरह से SO2 भी कलरलेस है, ये इसकी प्रॉपर्टी है एक तरह से। CO2 आपने देखा था कि ऑर्डरलेस होती ओके है, सर। मतलब उसका कोई स्मेल नहीं होती, ठीक यस है। सर। लेकिन SO2 गैस की स्मेल होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी इसकी, ठीक है। जैसे सल्फर बर्न करते हैं वैसी स्मेल आएगी इसकी, थोड़ी सी अटपटी स्मेल है, ठीक है। पटाखे जलाते हैं ना, तब ऐसी स्मेल आती है, क्योंकि उसके अंदर भी सल्फर पाउडर होता है, ठीक है। तो लाइम वाटर टेस्ट नेक्स्ट ओके आपका टेस्ट, इसका लाइम वाटर या बेराइटा वाटर। तो जिस तरह से टेस्ट आपका CO2 गैस देता था, वैसे ही ये गैस टेस्ट देती है। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे, लाइम वाटर के थ्रू आपने क्या किया, SO2 गैस को पास किया, तो SO2 जो है CaSO3 सॉलिड बनाता है, ठीक है। मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है, सेम टेस्ट है बिल्कुल, मिल्कीनेस अपीयर्स, और साथ में वाटर बनता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में जब आप SO2 गैस को एक्सेस में पास करते हैं, CO2 गैस को आपने क्या किया, एक्वस में पास किया, एक्सेस में पास किया SO2 गैस को। SO2 गैस को जब एक्सेस में पास करते हो तो ये मिल्कीनेस जो बनी हुई थी, ठीक है, ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है और बन जाता है यहाँ पे कैल्शियम बाईसल्फाइड, और कैल्शियम बाईसल्फाइड इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ठीक है बेटा। तो ये टेस्ट है, बिल्कुल सेम टेस्ट है, जैसे कंपाउंड CO2 में बने थे वैसे ही कंपाउंड SO2 के अंदर बनते। वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बना था, यहाँ पे इसका नाम हम बोलेंगे इसको कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड ये इसका नाम होगा। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे कैल्शियम बाईसल्फाइड। ठीक है बेटा। और पीछे जो बने थे उनके भी नाम लिख लेना। इसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो कुल मिला के जो आपके इस तरह के कंपाउंड बनेंगे वो इंसोल्यूबल है, और बाइकार्बोनेट एंड बाईसल्फाइड जो बनेंगे वो सोल्यूबल है। ठीक है। तो ये आपका लाइम वाटर टेस्ट या बराइटा वाटर टेस्ट। ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना कि लाइम वाटर में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और बराइटा वाटर के अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए ये दोनों गैसेस पढ़ी हैं आपने, इनमें केवल एक ही चीज का डिफरेंस है, स्मेल का। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोई भी स्मेल प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन SO2 गैस बर्निंग सल्फर स्मेल प्रोड्यूस करती है। तो केवल एक ही डिफरेंस है इनमें। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज में एक ही डिफरेंस है, जो कि स्मेल का है। ठीक है। तो इनको हम जो है डिफरेंशिएट करके भी देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है इनमें। तो एक बार लिख लेना इनके बारे में। ठीक है। CO2 और SO2 इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो सिमिलैरिटी तो आपको पता लगी गई, दोनों कलरलेस हैं और दोनों ब्राइटा वाटर या लाइम वाटर टेस्ट देते हैं। ये तो इनके अंदर सिमिलैरिटी है, लेकिन इनके डिफरेंस पता करने हमें। ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो आपको पता लग ही गया। फर्स्ट डिफरेंस इनमें है कि ये आपका ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई भी स्मेल नहीं होती। ठीक है, नो स्मेल। इसको अच्छे से आप लिख लेंगे, नो स्मेल। ठीक है। और इसके अंदर SO2 के अंदर, SO2 आपको पता है ऑर्डरलेस नहीं होता है, इट हैव सम ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं बर्निंग सल्फर ऑर्डर। ठीक है, बर्निंग सल्फर ऑर्डर। ये पहला डिफरेंस है। अब देखिए दूसरा डिफरेंस जो है, दूसरा डिफरेंस इसका केमिकल डिफरेंस आप मान सकते हो। तो ये आप लिख लेना, इसको जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं समझाऊंगा जब रेडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो सेकंड इसका टेस्ट है, इट डज नॉट decolorize, it does not decolorize potassium permanganate solution। पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। कुल मिला के इतना मतलब है कि KMnO4 के साथ CO2 रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होती, लेकिन SO2 इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब इट डीकलराइजेस पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब KMnO4 के साथ SO2 रिएक्ट कर जाता है और ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वो प्रोडक्ट आपको रेडॉक्स रिएक्शन जो है पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊँ। ठीक है। तो आपको इतना, ये दो बातें याद रख सकते हो, CO2 और SO2 के बीच में क्या डिफरेंस है। ये तो कॉमन डिफरेंस है स्मेल का। और दूसरा आप टेस्ट भी बता सकते हो कि ये टेस्ट जो है आप करके देख लो, यानी कि KMnO4 सॉल्यूशन के अंदर CO2 को पास करके देखो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। KMnO4 आपको पता होना चाहिए, ये आपका पिंक या पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। तो इसका पिंक कलर जो है इसके अंदर तो परसिस्ट करेगा, मतलब रुका रहेगा। ठीक है। और इसके अंदर इसका पिंक कलर डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसका पिंक कलर जो है डीकलराइज हो जाएगा, ये हमने लिखा है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है
इनको आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोलिए। सर ये सेकंड वाले पॉइंट बता दो दोनों के। बेटा सेकंड पॉइंट में कुल मिला के CO2 KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और SO2 रिएक्ट करेगा, बस इतनी सी बात है। अब ये रिएक्ट क्यों करता है ये मैं आपको बता दूंगा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद। ठीक है, अभी जस्ट इसको लिख लो, इसका फुल एक्सप्लेनेशन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो चिंता मत करना, ये रीजन आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। दो गैसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थर्ड गैस लिखो बेटा। थर्ड गैस है हाइड्रोजन गैस, H2। H2 का पहला पॉइंट कलरलेस होती है, कलरलेस। और दूसरा कोई स्मेल भी नहीं होती है, इसका मतलब ओडरलेस भी होती है। ठीक है, तीसरी बात, जब आप इसको बर्न करते हो तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब होता है मतलब एक पटाखे की तरह। ठीक है, तो जब भी आप इसको बर्न करोगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन गैस को बर्न करने का मतलब क्या है? O2 के साथ रिएक्ट करवाना, और ये बना देता है H2O प्लस, और साथ में आपका निकलता है एनर्जी। और एनर्जी जो है यहाँ पे आपको मोस्टली पॉप साउंड की फॉर्म में मिलती है। ऑब्वियसली हीट तो होगी ही होगी, ठीक है, साथ में पॉप साउंड भी आपको मिलने वाला है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन का टेस्ट था। ठीक है, तो ये तीन बातें आपने याद रखनी। फोर्थ, नेक्स्ट आप लिखेंगे O2 गैस के बारे में। O2 गैस ये भी कलरलेस एंड ओडरलेस दोनों होती है। ओडरलेस। थर्ड पॉइंट, ये पैरागलोल के अंदर डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, इट डिजोल्व्स इन पायरागलोल। पायरागलोल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, पायरागलोल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे काम करता है ये हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में, जो कि आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे तब पैरागलोल का स्ट्रक्चर और ये कैसे काम करेगा वो सारा देखेंगे हम। लेकिन अभी के लिए इतना ही लिख लो कि O2 गैस जो है पायरागलोल में डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के एक प्रॉपर्टी है इसकी। उसके अलावा इसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं। इट ग्लोज द बर्निंग स्प्लिंटर। अच्छे से लिख लो इसको। इफ द ग्लोइंग स्प्लिंटर it is put in oxygen gas, then it starts burning। इसका मतलब क्या है समझ लो। कुल मिला के स्प्लिंटर का मतलब होता है एक जलती हुई चीज। ठीक है, जैसे कि मान लो कोयला है। ठीक है, तो कोयला को आपने जला रखा पूरा, तो कोयला आपको पता है एक टाइम के बाद ये पूरा रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये पूरा रेड कलर का दिखाई देगा। तो रेड कलर की कोई भी चीज, लकड़ी को जलाओ तब भी रेड कलर की दिखाई देती है आपको। तो ये रेड कलर की चीज इसको हम बोलते हैं ग्लोइंग स्प्लिंटर। ठीक है, तो इस ग्लोइंग स्प्लिंटर को अगर आप ऑक्सीजन गैस के अंदर डालते हो, मान लीजिए एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस रखी हुई है केवल, और इसके अंदर आप डालते हो ग्लोइंग स्प्लिंटर को, तो ये जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसमें आपको फ्लेम दिखाई देगी। इसको हम बोलते हैं ये टेस्ट, फोर्थ टेस्ट। ठीक है, तो ये O2 की करेक्टरिस्टिक है, इनको आप याद रखेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।
फोर्थ टेस्ट समझ में आया बेटा? जैसे लकड़ी जलाते हैं ना, तो लकड़ी जलाने पर लकड़ी जो है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है, लाल लाल आपको जो है छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे। तो उस पार्ट को आप क्या करो, उठा के एक ऐसे कंटेनर में डाल दो जिसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर है तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगी, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो वो वैसे की वैसी रहेगी। तो ये इसका टेस्ट है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने बहुत सारी गैसेस देख ली हैं, एक SO3 गैस और लिख लो। SO3 गैस, SO3 गैस जो है ये कलरलेस होती है। दूसरी बात, ऑर्डरलेस होती है, सॉरी, ये कलरलेस होती है। और दूसरी बात इसमें आप लिखेंगे बर्निंग सल्फर स्मेल होती है इसकी, बर्निंग सल्फर। ठीक है, तीसरी बात, तीसरी बात इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये आप याद रखेंगे। अगर KMnO4 के साथ इसको डालते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, इट डज नॉट रिएक्ट विद पोटासियम परमैंगनेट। ये टेस्ट है। कुल मिला के इसका पिंक कलर जो होगा वो परसिस्ट करेगा, वो चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। चौथी बात, अगर आप SO3 को पानी के थ्रू पास करते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्ट कर जाता है और बना देता है H2SO4, जो कि बहुत अच्छा एसिड है। ठीक है, तो SO3 गैस जो है एसिडिक नेचर की होती है, पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है, तो एक एसिड बनाती है। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कैसे करोगे? लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर के थ्रू आप इसको डालोगे तो ब्लू लिटमस को ये रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा इसका टेस्ट इस तरह से भी हो सकता है। मान लीजिए किसी कंटेनर से, ये टेस्ट ट्यूब आपके पास, इसमें से किसी भी तरह से SO3 गैस निकल रही थी। ठीक है, कोई भी तरीका हो सकता है SO3 गैस निकलने का। तो हम क्या करेंगे, एक वेट फिल्टर पेपर, सॉरी वेट लिटमस पेपर इसके ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, ये क्या है? वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो जैसे ही वेट ब्लू लिटमस पेपर लेके आएंगे इसके सामने, तो ये जो है इसको कन्वर्ट कर देगा ग्रीन में, सॉरी रेड में। ठीक है, ये आपने ब्लू पेपर इसके ऊपर लेके आया, और जैसे इसके ऊपर लेके आओगे वैसे ही इसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। जितना भी एरिया आपका एक्सपोज होगा वो सारा का सारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें मौका मिला लैब में चलने का, ठीक है, स्कूल खुले तो वहाँ पे इस टेस्ट को करके देखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये है आपके SO3 गैस के बारे में। तो मोस्टली गैसेस हमने पढ़ ली है। ठीक है, और एक आध गैस रहती है जैसे कि नाइट्रोजन गैस, उसके बारे में ज़्यादा हमें पता करना है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत कम रिएक्शन में हमने देखी थी। नाइट्रोजन गैस जो है इसके बारे में आप देख सकते हैं, कलरलेस एंड ऑडरलेस होता है। कलरलेस एंड ऑडरलेस। ठीक है, और तीसरी बात जो हमने ऑक्सीजन गैस के लिए टेस्ट किया था, यानी कि ग्लोइंग स्प्लिंटर को डाला था, तो वो इसको बर्न नहीं करेगा। ठीक है, फायर स्टार्ट नहीं होगी उसके अंदर। तो नाइट्रोजन गैस के आप लिख सकते हैं, इफ ए ग्लोइंग स्प्लिंटर, if a glowing splinter is put in nitrogen gas, then it does not start fire, ये आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट हो सकता है नाइट्रोजन गैस के लिए। इसके अलावा इसके बहुत सारे टेस्ट और भी हैं जो कि आपके सिलेबस से बहुत बार हो जाएंगे। केवल इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इन गैसेस के बारे में। ठीक है, तो गैसेस का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।
अब हम चलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर। देखिए बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब मैं एक बार आपसे पूछता हूँ कि वो बातें आपको पता है या नहीं है। अगर वो बातें आपको नहीं पता होंगी तो हम जो है नाइट्रोजन गैस का 2 पॉइंट नहीं समझ में आया। नाइट्रोजन गैस का दूसरा पॉइंट है बेटा ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। एटमॉस्फेयर में 78% के अबाउट नाइट्रोजन है, उसके में कोई स्मेल नहीं पता लगती। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो ऑक्सीजन गैस के लिए लिखा था, ऑक्सीजन गैस में ये पॉइंट लिखा था ना हमने, इसमें हमने देखा था कि ग्लोइंग स्प्लिंटर को अगर ऑक्सीजन गैस के एटमॉस्फेयर में डालते हैं तो जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्टार्ट बर्निंग। लेकिन नाइट्रोजन गैस के उसके अंदर डालोगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इट डज नॉट स्टार्ट फायर या स्टार्ट बर्निंग, ये जलना स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। और ये जलना ठीक, स्टार्ट। ऑक्सीजन जलना स्टार्ट कर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना स्टार्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में जलना स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है बेटा। अब देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्ड क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनते हैं। ठीक है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। एक बार मुझे बता दो कि आपको ये सब बातें पता हैं या नहीं है। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ये सब बातें आपको पता है या नहीं है, आप मुझे एक बार बता दो। क्या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता है। अगर ये सब बातें पता है तो डायरेक्टली रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर चल सकते हैं, वरना इनको पहले करना पड़ेगा और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य बेटा क्या बताएं दोबारा। लक्ष्य, अच्छा यही नहीं पता, यही पूछ रहे थे क्या। अच्छा बॉन्ड नहीं पता, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लगेगा आपको, लेकिन जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको जो है कैच करते जाना। ठीक है, लिखते जाना साथ के साथ, और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स के जो है सिंबल पता होने चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो हम जो है थोड़ा सा ऑफ रूट चल रहे हैं और पीरियोडिक टेबल के ऊपर सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल जो है सबने देखी होगी, कुछ एलिमेंट भी आपको याद होंगे। ठीक है ना, तो देखिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर कुल मिला के 18 ग्रुप होते हैं। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से आपके पास 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसके अलावा 7 आपके पास पीरियड होते हैं, ये ग्रुप नंबर है। ठीक है बेटा, और ये क्या है, ये आपके पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर, पीरियड जो है आपके 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड होते हैं आपके पास। ठीक है, तो देखिए कुछ एलिमेंट हम याद करने वाले हैं, उनके तरीके मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। तो कुल मिला के आपने इन चीज़ों को रटना है। ठीक है, किसी भी तरह से रटें, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आपको पीरियोडिक टेबल जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगी।
आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। ये है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। इसको बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 लाइन मिलेंगी, यहाँ पे बीच में आपको 10 लाइन मिलेंगी इस तरह से, और 2 लाइन आपको नीचे मिलती है अलग से, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है। अब देखिए एक एक करके हम जो है ग्रुप्स को याद करने का तरीका समझते हैं, इनको किस तरह से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1। ग्रुप 1 जो है इसको 1A भी बोला जाता है, ठीक है। 1A जो नाम है ये आपका दिया था मेंडलीव ने, मेंडलीव्स नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। मेंडलीव ने इसको ग्रुप 1A बोला था। ये दोनों नाम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और बताया जाएगा इसका। तो इसमें जो एलिमेंट आते हैं ये आपके आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये 7 एलिमेंट आते हैं बेटा ग्रुप नंबर 1 या 1A के अंदर, ठीक है। अब देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नाम कुछ लिखा है और हमने सिंबल कुछ और लिखा है। ये जो हमने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सिंबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको सिंबल लिखना है तो सिंबल लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। और इसके नीचे जो हम लिखते हैं वो होता है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, और ऊपर जो लिखते हैं वो होता है आपके पास मास नंबर। ये आपका सिंबल है, ये क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। और ए क्या है, ए आपका होता है मास नंबर, ठीक है बेटा। ये आपके पास है तो ध्यान रखना इनके सिंबल। तो कुछ के नाम जो है हमने बोले कुछ और है, लिखे कुछ और है, जैसे कि सोडियम। अब लिखा इसको Na है लेकिन बोला इसको सोडियम है, ठीक है ना। तो Na का मतलब होता है नेट्रियम, Na का मतलब नेट्रियम होता है, ये इसका लैटिन नेम है। ये मैं यहाँ पे लैटिन नेम लिख रहा हूँ जिसकी अलग अलग है। पोटाशियम, पोटाशियम को हम बोलते हैं कैलियम, ठीक है। ये भी क्या है, लैटिन नेम है। तो ये अलग नाम है इनके, इनको आप याद रख सकते हैं। इनको पूरे को याद करने का तरीका है लीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। ये इसको याद करने का तरीका हो सकता है ऐसे ही हाइड्रोजन, ठीक है, ली से लिथियम, ना से, अब आपको सिंबल याद रखना केवल, ना से मतलब सोडियम नेट्रियम, ठीक है, की से कैलियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रांसियम। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ग्रुप 1A एलिमेंट्स को अगर आप देखो तो इसमें हाइड्रोजन को केवल छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं अल्कली मेटल्स। अगर केवल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर दिया जाए तो ये बाकी जितने भी एलिमेंट बचते हैं इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। सारे के सारे मेटल होते हैं और अल्कली का मतलब क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट जो है टॉपिक के अंदर, एसिड बेस के अंदर क्या, ठीक है। तो अल्कली मेटल इनका स्पेशल नाम होता है। तो कुल मिला के 3 नाम पढ़ लिया आपने, ग्रुप 1, ग्रुप 1A एंड अल्कली मेटल। ये सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ग्रुप 1A हमने कर लिया है। इसी तरह से ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमें पढ़ने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो भी काम किया उसको अच्छे से एक बार देख लेना, PDF आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो चुका अपना। और साथ के साथ NCERT में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको जो है